हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे जिसका आगाज़ नेपाल में हुआ था। नेपाल की वो घटना जिससे पूरा देश हिल गया था। हम आज आपको नेपाल की एक ऐसी क्राइम की कहानी बताने वाले हैं जो 2009 में घटी थी और उसने नेपाल और भारत को दहला कर रख दिया था। ये पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये पूरी कहानी जानने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में शामिल उस शख्स से एक पल के लिए शायद नफ़रत करने लगें जो आपके बेहद करीब है। इस कहानी से आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी, इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि आपके लिए ज़िंदगी बदल देने वाला एक सबक भी होगी। ये घटना हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटी थी, लेकिन इस घटना का संबंध भारत से भी था। इस घटना की शुरुआत एक एसएमएस से होती है। आपको भी आए दिन ऐसे मैसेज आते रहते होंगे कि आपने इतने करोड़ की लॉटरी जीती है या फिर आपको यहाँ घूमने जाने के लिए टिकट मिला है। ऐसा ही एक सिंपल एसएमएस 5 जून 2009 को नेपाल के रहने वाली ख्याति श्रेष्ठ नाम की एक 19 साल की लड़की को भी मिलता है। मैसेज में लिखा था कि आपने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लक्की ड्रा में 20,000 रुपये नकद और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस पोखरा की टिकट जीती है। इसके कुछ ही देर बाद ख्याति के मोबाइल की घंटी बजती है और जब वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आती है। फ़ोन रिसीव करते ही वो महिला मैसेज में लिखी हर बात को दोहराती है और कहती है कि मैं उसी मैगज़ीन की ऑफिस से बात कर रही हूँ। अगर आप जीती हुई इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेना चाहती हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना होगा। आज अगर किसी को ऐसे मैसेज या फ़ोन आते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये ठगी के लिए हो सकता है, लेकिन ये वो समय था जब लोगों को ऑनलाइन होने वाली ठगी का इतना अंदाज़ा नहीं हुआ करता था। इसलिए जैसे ही ख्याति श्रेष्ठ को ये मैसेज मिलता है और फ़ोन आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और इस मैसेज के बारे में वो अपने माता पिता को भी बताती है। वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि ख्याति इनाम की राशि और पोखरा का टिकट लेने के लिए ज़रूर जाएगी। इसके बाद ख्याति श्रेष्ठ वहां जाने की तैयारी में लग जाती है और तय समय पर अपने घर के नौकर राम को लेकर निकल जाती है। कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद दोनों फ़ोन पर महिला द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम ख्याति को वहां पर ड्रॉप कर देता है और चला जाता है। क्योंकि फ़ोन पर यह बात पहले ही बता दी गई थी कि इन सब प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए ख्याति अपने घरेलू नौकर को वापस भेज देती है। बताए गए एड्रेस पर पहुंचने के बाद ख्याति कुछ देर इंतज़ार करती है। तभी एक महिला वहां आती है और ख़ुद को वुमेन मैगज़ीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है और एक बार फिर से ख्याति को इनाम जीतने की बधाई देती है। साथ ही इनाम की राशि और टिकट लेने के लिए साथ में चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां कमरे के अंदर जाते ही ख्याति की नज़र एक पुरुष पर पड़ती है। वह व्यक्ति खुद को उसी मैगजीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताता है और कहता है कि इनाम की राशि और टिकट से संबंधित जरूरी कागजी कार्रवाई वही करेगा। यहाँ दोनों कुछ देर बात करते हैं और बातचीत के दौरान वो व्यक्ति ख्याति की तरफ कूल ड्रिंक का एक गिलास बढ़ाता है और एक गिलास खुद भी ले लेता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अब शुरू होती है। इधर इन सब प्रक्रियाओं को होते हुए शाम हो जाती है और घर पर ख्याति के माता पिता इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनकी बेटी अब इनाम की राशि लेकर लौटेगी। क्योंकि ख्याति ने पहले ही बता रखा था कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कुछ अधिक समय लग सकता है, इसलिए ये लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। फिर भी दिल में कुछ घबराहट ज़रूर थी कि शाम के बाद अब अंधेरा फैल चुका था, लेकिन ख्याति अब तक घर वापस नहीं लौटी थी।
इसलिए ख्याति के माता पिता कुछ चिंतित हो जाते हैं और ख्याति के दोस्तों को फ़ोन करके पूछने लगते हैं, और लेकिन हर तरफ से निराशा हाथ लगती है। तभी उसी शाम को ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक एसएमएस आता है। मैसेज पढ़ते ही ख्याति के पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। दरअसल मैसेज में लिखा हुआ था कि ख्याति का किडनैप कर लिया गया है। अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा वापस चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। यदि तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को या किसी और को दी तो ख्याति को मैं जान से मार दूंगा। ये मैसेज देखते ही वो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और तुरंत ख्याति की माँ को इसकी खबर देते हैं। ये दोनों तय करते हैं कि पुलिस को बता देते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि कहीं ख्याति श्रेष्ठ को जान से हाथ न धोना पड़ जाए, इसलिए पुलिस के पास जाने का विचार बदल देते हैं और 10 लाख रुपए के इंतजाम में लग जाते हैं। किडनैपर ने अभी तक ये नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहाँ पर आना है, किस लोकेशन पर पहुँचना है, इसलिए ख्याति के माता पिता किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लेते हैं और किडनैपर के मैसेज का इंतज़ार करते हैं। रात बीत जाती है, सुबह होती है, माता पिता इंतज़ार में बैठे हुए हैं। तभी एक बार फिर मोबाइल की घंटी बजती है। मैसेज चेक करते हैं तो मैसेज में लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए लेकर तुम बुटवाल पहुंच जाओ। बुटवाल नेपाल में ही एक जगह है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। मैसेज मिलते ही ये सभी तुरंत पैसे लेकर बुटवाल पहुंच जाते हैं और किडनैपर को अपने आने का मैसेज करते हैं। किडनैपर इंतज़ार करने के लिए कहता है। किडनैपर थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि पैसे चितवन लेकर आ जाओ। फिर ये फुटवाल से चितवन पहुंचते हैं और किडनैपर को जानकारी देते हैं कि हम आ चुके हैं, अब बताइए कहाँ आना है। लेकिन थोड़ी देर बाद किडनैपर एक बार फिर से उन्हें मैसेज करता है कि पैसे सुनौली लेकर आ जाओ। चितवन से अब सुनौली पहुंचते हैं, मगर यहाँ पहुंचते ही एक बार फिर से उन्हें मैसेज मिलता है कि ये पैसे लेकर तुम दार्जिलिंग पहुंच जाओ। ख्याति के माता पिता के साथ उनका घरेलू नौकर राम भी था। ये तीनों कई सौ किलोमीटर दूर चलते हैं। अब बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन बेटी के ख्याल ने इन्हें जगाए रखा और पूरी हिम्मत से ये सभी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। और अब ये सभी दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं और किडनैपर को जानकारी देते हैं। किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहता है। ख्याति के माता पिता अब सोच रहे थे कि शायद उनकी भागदौड़ यहाँ ख़त्म हो चुकी है और वो पैसे देने के बाद बेटी को सही सलामत वापस घर लेकर आ जाएंगे, लेकिन उनका अंदाज़ा बिल्कुल गलत था और थोड़ी देर बाद फिर उन्हें वापस नेपाल आने के लिए कहा गया था। एक तो बेटी की किडनैपिंग का गम, उस पर एक जगह से दूसरी जगह भागते भागते ये लोग पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन इनके सामने कोई दूसरा विकल्प था नहीं। वो बेटी को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। अब वो दार्जिलिंग से काकरभित्ता की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार ये लोग वापस नेपाल के काकरभित्ता पहुंच जाते हैं और किडनैपर को जानकारी देते हैं कि हम यहाँ आ चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना है ये बता दीजिए। और हमेशा की तरह किडनैपर फिर से उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार जो उन्हें मैसेज मिलता है उसमें काकरभित्ता शहर के ही एक होटल का एड्रेस था। ख्याति के माता पिता पैसे लेकर उस होटल के करीब पहुंच जाते हैं और फिर किडनैपर को अपने आने की जानकारी देते हैं। इस पर किडनैपर की ओर से थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि पैसे का बैग लेकर होटल के अंदर सिर्फ अपने नौकर राम को भेज दो और तुम लोग होटल के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहना। ख्याति के माता पिता वैसा ही करते हैं जैसा किडनैपर ने कहा था। राम उस बैग को लेकर होटल के अंदर बताए गए कमरे में चला जाता है। इधर होटल के बाहर मौजूद ख्याति के माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि राम उन पैसों को देगा और साथ में उनकी बेटी को लेकर होटल से निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि राम खाली हाथ और अकेले ही वापस लौट रहा है। किडनैपर को फिरौती की 10 लाख रुपए रकम देने के बाद बेटी की रिहाई की उम्मीद के साथ ख्याति के माता पिता काकरभित्ता से अपने घर की तरफ काठमांडू के लिए निकल जाते हैं।
काकरभित्ता से काठमांडू की दूरी लगभग 450 किलोमीटर थी। ये लोग बिना रुके बिना थके अपने घर की तरफ चल देते हैं कि शायद जाते ही वहाँ उनकी बेटी मिल जाएगी। लेकिन जब ये काठमांडू अपने घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर ताला लगा हुआ था और आसपास भी ख्याति का कोई अता पता नहीं था। ख्याति के माता पिता किडनैपर के नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन किडनैपर का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। मोबाइल स्विच ऑफ होते ही इन लोगों की धड़कनें काफ़ी बढ़ जाती हैं और अनहोनी की आशंका में ये डूब जाते हैं। वो रुक रुक कर किडनैपर का नंबर ट्राई करते रहते हैं, लेकिन नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही आता है। काफ़ी इंतज़ार के बाद ख्याति के माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस वाले पूछताछ की शुरुआत ख्याति के माता पिता से ही करते हैं। पुलिस ख्याति के माता पिता से पूछती है कि ख्याति को मैसेज आने के बाद से किडनैपिंग के पैसे देने तक क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो आपको थोड़ा सा अजीब लगा। इस पर ख्याति के पिता बताते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। जब यही सवाल ख्याति की माँ से पुलिस वाले पूछते हैं तो ख्याति की माँ भी यही जवाब देती है कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की माँ बताती है कि जब वह लोग दार्जिलिंग से वापस किडनैपर के बताए होटल के नज़दीक गए थे तो वहाँ पर अचानक मेरी नज़र वीरेंद्र श्रेष्ठ नाम के एक व्यक्ति पर पड़ी थी। इस पर पुलिस पूछती है कि इसमें अजीब क्या है, तो ख्याति की माँ बताती है कि कभी वो लोग वीरेन के घर पर ही बतौर किराएदार रहा करते थे। वो एक टीचर भी था जो कभी ख्याति को प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करता था। फिर अचानक से उसने अपना घर बेच दिया और शहर छोड़कर चला गया। तब से हम लोग बीच में बस एक बार मिले थे। इस पर पुलिस वाले पूछते हैं कि जब आपने वीरेंद्र को देखा तो उसे आपने टोका क्यों नहीं। इस पर ख्याति की माँ कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ख्याति की किडनैपिंग की खबर किसी अन्य व्यक्ति को हो, क्योंकि इससे ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। यह सब जानकारी लेने के बाद पुलिस आगे अपनी जांच बढ़ाती है, लेकिन शुरुआती कई दिनों की जांच में पुलिस को ना तो ख्याति श्रेष्ठ का ही कोई सुराग मिलता है और ना ही किडनैपर के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। जब पुलिस वीरेंद्र श्रेष्ठ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है तो पता चलता है कि वीरेंद्र का जन्म 1967 के आसपास भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। इसका असल नाम वीरेन प्रधान है। जब उसकी उम्र 20-22 साल की थी तो वो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में नेपाल आया था। वैसे तो भारत में भी इसका परिवार संपन्न था और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था और इसी चक्कर में वो नेपाल आ गया था। नेपाल आने के बाद वीरेन एक कॉलेज में साइंस टीचर बन जाता है। वीरेन नेपाल में अपनी मनपसंद की जगह पर एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। क्योंकि वीरेन का घर काफ़ी बड़ा था, इसलिए वीरेन घर के 2 कमरों को किराए पर देने का फैसला कर लेता है। इसी के बाद ख्याति के माता पिता वीरेन के यहाँ किराए पर रहने लगते हैं। कुछ साल तक ख्याति अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती है। वीरेन ख्याति के माता पिता के कहने पर ख्याति को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन वीरेन अपना मकान बेच देता है और इस कारण ख्याति अपने माता पिता के साथ इस घर को छोड़कर विराटनगर चली जाती है। अपना घर बेचने के बाद वीरेंद्र श्रेष्ठ कहाँ जाता है, ख्याति के परिवार वालों को कोई पता नहीं था। इस समय ख्याति 10वीं क्लास में थी। उसने 10वीं में काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, इसलिए ख्याति के माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए विराटनगर से नेपाल की राजधानी काठमांडू चले जाते हैं और ख्याति का एडमिशन जुबिलेंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा देते हैं। अब ख्याति अपने परिवार के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाती है, जबकि वीरेन घर बेचने और नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ गया था ये किसी को पता नहीं था। लेकिन पूछताछ के दौरान जब ख्याति की माँ वीरेन का नाम लेती है तो पुलिस कुंडली खंगालने के बाद शिद्दत से वीरेन की तलाश में लग जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि वीरेन काठमांडू में ही
एक किराए के घर में रह रहा है। पुलिस उसके घर पर दबिश देती है तो पता चलता है कि वीरेन वहां से लापता हो चुका है। पुलिस वीरेन को ढूंढने के लिए कई टीम बना देती है, लेकिन वीरेन का कोई अता पता नहीं चलता है। इसी बीच पुलिस को काठमांडू के शहरी इलाके से दूर ग्रामीण क्षेत्र में मानव शरीर के अंग मिलने की खबर मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे लगभग 17 किलोमीटर के रेडियस में मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। उन अंगों को देखकर लग रहा था कि किसी ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और उन्हें एक जगह ना फेंककर अलग अलग जगहों पर लाकर फेंका है। अब ख्याति श्रेष्ठ गायब हुए 15 दिन से अधिक हो चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी ख्याति का कोई सुराग नहीं था और ना ही पुलिस को वीरेंद्र श्रेष्ठ के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी थी। इधर बीते कुछ दिनों में जो लाश के टुकड़े मिले थे उनका सर अभी तक नहीं मिल पाया था और इसीलिए पहचान भी नहीं हो पा रही थी कि लाश किसकी है। लेकिन 15 दिनों के बाद पुलिस को एक कटा हुआ सर मिल जाता है। पुलिस अलग अलग जगह पर मिले सभी टुकड़ों और सर को एक साथ जोड़ती है, फिर भी पता नहीं चल पाता है कि ये लाश किसकी है, क्योंकि खोपड़ी की हालत बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। इस तरह अब तक ये साफ नहीं था कि ख्याति श्रेष्ठ मर चुकी है या वो जिंदा है। अभी तक ये भी पता नहीं था कि किडनैपर और साइंस टीचर वीरेंद्र श्रेष्ठ में कोई कनेक्शन है या नहीं, और जिस होटल में फिरौती की रकम ली गई थी उसी होटल के पास वीरेन का दिखना महज इत्तेफाक था या कोई साजिश। इन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए थे। शायद एक वीरेन के मिलने से पुलिस को कई सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे, इसलिए पुलिस पहले से कई गुना ज़्यादा फोर्स सिर्फ वीरेंद्र श्रेष्ठ को खोजने में लगा देती है। पुलिस की कोशिश इस बार कामयाब होती है और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए काठमांडू की एक जगह से वीरेन प्रधान उर्फ वीरेंद्र श्रेष्ठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीरेन को गिरफ्तार करते ही पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस जो भी सवाल करती थी वीरेन उसका सही और सटीक जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वीरेन पूरी तैयारी के साथ पुलिस के पास आया है। इसी सवाल जवाब के बीच जब पुलिस वीरेन से पूछती है कि तुम उस दिन काकर भित्ता में होटल के करीब क्या कर रहे थे, तो इस पर वह चौंक जाता है और इधर उधर की बातें बताने लगता है, जबकि पूछताछ के दौरान उसने उस दिन कहीं और होने की बात पुलिस को बताई थी। ऐसे में वह पुलिस के सवालों पर फंसने लगता है और अंत में साफ हो जाता है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अब पुलिस कड़ाई के साथ वीरेन से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस की शक्ति के आगे वीरेन पूरी तरह से टूट जाता है और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीरेन बताता है कि दार्जिलिंग में उसका संबंध एक ऐसे परिवार से है जो काफ़ी पैसे वाला था और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो लगभग 20 साल पहले नेपाल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आया था। यहाँ भी उसने एक कॉलेज में साइंस टीचर के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। यहाँ उसने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। वीरेन के बयान के अनुसार उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच वो मज़े के लिए एक दिन कसिनो में जुआ खेलने गया। क्योंकि वहाँ उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इस कारण उसका शौक़ धीरे धीरे उसकी आदत बनती चली गई और उस पर जुए का ऐसा जुनून सवार हुआ कि धीरे धीरे वो अपना सारा पैसा हारता चला गया। फिर वीरेन दोस्तों से और जान पहचान वालों से कर्ज लेना शुरू कर देता है और वो लाखों रुपए कर्ज से लिया पैसा जुए में हार जाता है। जब लोग उसे कर्ज देना बंद कर देते हैं, जब लोग उसे कर्ज देने से मना कर देते हैं और कर्ज वापस मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसी चक्कर में वो अचानक अपना घर बेच देता है। लेकिन उस पर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी कर्ज पूरा चुका नहीं था। वीरेन की हालत अब काफ़ी बुरी हो चुकी थी और वो काठमांडू में ही एक किराए के घर में रह रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। वो दार्जिलिंग में भी अपने घर वालों से काफ़ी पैसे ले चुका था, इसलिए वहाँ से भी मदद की उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी थी।
वीरेन जुए की लत की वजह से कर्ज के दलदल में बुरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इसी बीच उसे किसी से पता चलता है कि जिस ख्याति श्रेष्ठ का परिवार उसके यहाँ कभी बतौर किराएदार रहता था, वो लोग इसी काठमांडू शहर में उसके घर के कुछ दूरी पर रह रहे हैं। इसके बाद 5 जून 2009 को वीरेन ख्याति के घर मिलने जाता है। वीरेन यहाँ इस उम्मीद से आया था कि वर्षों के बाद इन लोगों से उनकी मुलाकात भी हो जाएगी और शायद कुछ कर्ज भी यहाँ से मिल जाएगा। मगर यहाँ आकर जो उसे बातों का पता चला तो उसे सुनकर वीरेन कर्ज मांगने का प्लान बदलकर कुछ और मन बना लेता है। पुलिस पूछताछ के दौरान वीरेन बताता है कि जब 5 जून 2009 को वो ख्याति श्रेष्ठ के घर जाता है तो ख्याति के माता पिता वीरेन को बताते हैं कि वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जल्द विदेश भेजने वाले हैं। इस पर वीरेन कहता है कि विदेशों में पढ़ने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस पर ख्याति के माता पिता वीरेन को बताते हैं कि पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि ख्याति को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी बेच दी है और अपनी कमाई से भी कुछ पैसे बचाकर रखे हुए हैं। ख्याति के माता पिता ने ये सब कुछ वीरेन को इसलिए बताई थी कि वीरेन उसकी बेटी ख्याति का पुराना शिक्षक भी था और इनसे आपसी अच्छे रिश्ते भी थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रहे हैं वही उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला है। जब वीरेन को ख्याति के पिता की पूरी प्लानिंग पता चली तो उसे एक बात समझ आ जाती है कि इन्होंने काफ़ी पैसा जमा कर रखा है और इसलिए वो कर्ज मांगने का प्लान बदलकर दूसरे तरीके से उनसे पैसा निकालने का प्लान बनाने लगता है। और इसी बीच उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और आइडिया था ख्याति को किडनैप करने का। फिर वीरेन यहाँ से सीधे अपने घर जाता है और पूरी प्लानिंग बनाने के बाद अपने मोबाइल से ख्याति के मोबाइल पर वही वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लक्की ड्रा में 20,000 रुपये नकद और पोखरा की टिकट जीतने की बात मैसेज कर देता है। इसके बाद वीरेन मरीना साकिया नाम की अपनी एक पुरानी स्टूडेंट को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इस नंबर पर फ़ोन करके SMS वाली बात को दोहराओ। यानी मैसेज के बाद ख्याति को फ़ोन करने वाली लड़की मरीना साकिया ही थी। इसके बाद साजिश के तहत वीरेन ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुला लेता है। यहाँ भी सबसे पहले ख्याति की मुलाकात मरीना साकिया से ही होती है। जब मरीना ख्याति को अंदर लेकर जाती है तो फ्लैट के अंदर कमरे में मौजूद शख्स वीरेन ही होता है। यहाँ इसे देखकर ख्याति चौंक जाती है और वीरेन भी ख्याति को देखकर अनजान बनते हुए चौंकने का नाटक करता है। वह ख्याति को बताता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और वह उसी वुमेन मैगजीन के लिए काम कर रहा है। इस बातचीत के दौरान वीरेन ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है। ख्याति के बेहोश होने के बाद वीरेन ही ख्याति के पिता को किडनैपिंग वाला मैसेज करता है और वही ख्याति के माता पिता को पैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर करता रहता है। जब पुलिस वीरेन से पूछती है कि तुम्हें पैसे तो मिल गए हैं, अब तक ख्याति घर पर क्यों नहीं आई, इस पर वो बताता है कि आप जो पिछले 15 दिनों से मानव शरीर के अंग अलग अलग जगहों से जमा कर रहे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि ख्याति के ही हैं और वह किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फेंके हैं। वीरेन बताता है कि जैसे ही ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हुई उसी के 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसकी हत्या कर दी थी और अगले 4 घंटों के अंदर उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंकना शुरू कर दिया था। अलग अलग फेंकने का मकसद था कि पुलिस कभी भी शव को पहचान नहीं पाएगी। वीरेन के इस खुलासे के बाद हर किसी को सदमा लग जाता है। मीडिया में जैसे ही खबर आती है पूरे नेपाल में विरोध की आंधी चलने लगती है। खासकर पूरे नेपाल के स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आते हैं। इन सब के बीच अदालत में इसकी सुनवाई होती है और 1 साल के अंदर ही पूरी सुनवाई कंप्लीट कर ली जाती है
और आखिरकार 2010 में काठमांडू की एक अदालत वीरेन श्रेष्ठ को ख्याति की हत्या और किडनैपिंग का दोषी पाते हुए 39 साल जेल की सज़ा सुनाती है। जबकि वीरेन के कहने पर ख्याति को फ़ोन करने वाली और ख्याति से वुमेन मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिलने वाली मरीन शाकिया को ख्याति के अपहरण में शामिल होने का दोषी पाते हुए 20 साल की सज़ा सुनाती है। कहा जाता है कि इस घटना से नेपाल में लोगों ने सोचने का तरीका बदल दिया था और जो लोग एक शिक्षक पर आंखें बंद करके भरोसा करते थे वह उसी शिक्षक को शक की निगाह से देखने लगे थे। कहा जाता है कि वहाँ शायद ही अब कोई माता पिता अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में किसी को बताते हैं। शायद ख्याति के माता पिता भी उसी अफसोस के साथ जी रहे होंगे कि अगर उन्होंने ख्याति के फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में वीरेन को नहीं बताया होता तो शायद ख्याति आज जिंदा होती। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म भी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।